हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कल नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उसका एक पार्ट यूट्यूब पर यूट्यूब में अपलोड कर दी गई थी, जिसमें हमने बात किया था आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 43 तक। आर्टिकल 43 के दोनों धारा ए और बी दोनों को देख लिया था, समझ लिया था कि उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आर्टिकल 44 की। चलिए देखते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा। मतलब जब देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम, कानून और निर्देश भी एक होने चाहिए। लेकिन इंडिया में 98% पर कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता लागू होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए यह लागू नहीं होता। क्यों? एग्जाम्पल देखिए, सजा जब सजा की जाए तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लिए सजा की प्रावधान एक जैसी है, जो कॉमन सिविल कोड की पुष्टि करता है। लेकिन जब हम बात करें मुस्लिम समुदाय में, तलाक देने के नियम, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी के नियम, ये सारे ऐसे नियम हैं जो उनकी मुस्लिम लोगों में ये अलग हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पर यदि हम देखें तो यह कॉमन सिविल कोड की पुष्टि नहीं करता। एक्चुअली वास्तव में यदि हम देखें तो इसके पीछे एक थोड़ा सा रहस्य भी छुपा हुआ है। जब भारतीय संविधान रचा जा रहा था तो उस समय मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है और आज भी अल्पसंख्यक है। उस समय अल्पसंख्यक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो चाहते थे कि अभी कॉमन सिविल कोड लागू ना किया जाए। जब देश तरक्की कर जाएगा, जब मुस्लिम कम्युनिटी और अल्पसंख्यक लोग तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तब आप इसे लागू कर दीजिए। और इसका दिलचस्प मामला हमें देखने को मिलता है ट्रिपल तलाक के मामले में। आपको पता है ट्रिपल तलाक, साइना बानो वर्सेस भारत संघ 1985 का मामला। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी तक बना हुआ, पिछले 2-3 सालों तक बना रहा। मोहम्मद अहमद खान मध्य प्रदेश के फेमस वकील थे। उन्होंने अपनी पत्नी साइना बानो को तलाक दे दिया। इस्लामिक तलाक में एक बात कही जाती है कि जो तलाक जिसको दिया गया है वह यानी कि किसी व्यक्ति की पत्नी, उसको 3 से 3.5 महीने तक भरण पोषण भत्ता दिया जाए। यह जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम ही महिलाओं को क्यों, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को भरण पोषण दिया जाता है और बच्चों के पालने के लिए जो पैसे पेड किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं भरण पोषण भत्ता के रूप में, वो सारी सुविधाएं मुस्लिम महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, जो कॉमन सिविल कोड की पुष्टि करता है। ट्रिपल तलाक में मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है 3 बार तलाक कह देने से वास्तव में तलाक हो जाती है। यह मुस्लिम महिलाओं के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। उनको भी भारतीय महिलाओं की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए कानूनों को उन पर भी लागू हो, ये बहुत ज़रूरी था। ये तलाक क्या है? इसका मतलब तलाक ए हसन, तलाक आ हसन और तलाक विद्दत। 3 बार किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा यदि 3 बार किसी मुस्लिम महिला को तलाक कह दिया जाए तो वह तलाक हो जाती है। इस पर पिछले 1 से या 1.5 सालों के भीतर मोदी सरकार ने नियम बनाया। किस चीज़ का? कि उनके लिए भी एक नियम बनाया गया है ताकि वो भी हिंदू महिलाओं की तरह वो भी सुरक्षित रहें और उन्हें भी भरण पोषण का भत्ता हिंदू महिलाओं की तरह मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं और हम बात करेंगे आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 की। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रिपल तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और यह निर्णय कॉमन सिविल कोड की व्याख्या करता है। भारत सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला भरण पोषण अधिनियम कानून बनाया। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डैनियल लतीफ़ी यह साइना बानो के वकील थे। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक भरण पोषण मिलना चाहिए जब तक महिला की रीमैरिज ना हो जाए, दोबारा शादी ना हो जाए। मुस्लिम महिलाओं में जो ट्रिपल तलाक
वाली बात थी, इसे तलाक का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों की पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए कहा था कि यह मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्याचार है, साथ ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी, और ये सारे निर्णय कॉमन सिविल कोर्ट की ओर ले जाते हैं और ये मामला रद्द कर दिया गया और पिछले कुछ सालों में इस मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक को खत्म कर कानून भी बना दी गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा या प्रावधान करेगा बाल अवस्था के साथ साथ। 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद यह प्रावधान किया गया कि इससे पहले यह एज ग्रुप 6 से लेकर 14 थी कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था होगा, और इसे हटाकर इसे हमने आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का रूप दे दिया। जब हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे थे तब उसमें हमने इस बात को रखा था, इस बात को जिक्र किया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। राज्य एसटी और एसटी के साथ साथ दुर्लभ जाति के बच्चों के लिए भी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा ताकि इन्हें सामाजिक न्याय से बचाया जा सके। क्या कह रहा है यार, समझिए, केवल पिछड़ी वर्गों की ही नहीं, सारे पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या अन्य कैटेगरी को बिलोंग करने वाले बच्चे हों, सबके लिए एजुकेशन की व्यवस्था राज्य करेगा और सामाजिक न्याय से बचाएगा। आर्टिकल 47 दो बातों को उल्लेख करता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर, लोगों के पोषण, आहार और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। क्या मतलब है? यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है उसे मिडिल क्लास फैमिली तक लेके आए और जो मिडिल क्लास फैमिली में उसे आगे बढ़ा के लेके जाए। ये राज्य की प्राइमरी ड्यूटी है और साथ ही स्वास्थ्य का भी ख्याल करेगा। साथ ही आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य मादक पदार्थ, धूम्रपान व खतरनाक दवाओं पर जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए उन पदार्थों पर रोक लगाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका राज्य सरकार ऐसा काम करता है? क्या वो गुटखा खाने वाले व्यक्ति को रोकता है? गुटखा बनाने वाले कंपनियों को रोकता है? क्या वो सिगरेट बनाने वाले कंपनियों को रोकता है? नहीं, वो तो बढ़ावा देता है, जबकि ये आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट हैं। आप राज्य ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, आप उसको बताइए। आगे बढ़ते हैं, आओ बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 निम्न दो बातों का उल्लेख करता है। आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन हेतु उच्च तकनीक का उपयोग करेगा और साथ ही किसानों को उच्च तकनीक के हिसाब से फसल उगाने और खेती करने के प्रावधान पर चर्चा करेगा। राज्य पशुओं और विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा। ये दूसरी बात बोलता है आर्टिकल 48, गाय के वध पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 48 की धारा ए, जिसको हमने 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, उसमें हमने एक और प्रावधान किया कि पर्यावरण के साथ साथ वन व वन्य जीवों की रक्षा करना यह राज्य का कर्तव्य है और राज्य का काम है। पर्यावरण संरक्षण को डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल कर्तव्यों में यह कॉमन है, कैसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। हमारे विरासत, हमारे स्मारक, धार्मिक विरासत, मंदिर, उनको संरक्षण प्रदान करना राज्य का काम है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी विरासत हैं, जितने भी हमारे स्मारक हैं, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इनका संरक्षण करे। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इनका प्रोटेक्शन का काम और इनका रख रखाव का काम देखता है। हमारे पास दो आर्टिकल और बचे हैं, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। चलिए देखते हैं ये क्या प्रावधान करते हैं। आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। एसडीएम, एसडीओ और आईएएस के पास न्यायपालिका की भी शक्ति होती है, वो न्याय भी कर सकते हैं। यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। लास्ट बात करते हैं आर्टिकल 51 की। इट इज द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन पॉलिसी। आर्टिकल 51 आपके विदेश नीति के भाग हैं और इसी के आधार पर ये इनमें प्रावधान किए गए हैं। बोला गया है कि विदेश नीति के संवैधानिक आधार कुछ निम्न हैं और जो ये रहेंगे। पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
वह किसी तरीके से किसी के साथ युद्ध लड़ेगा नहीं, लड़ेगा जब बात आती है, लेकिन वो ज़्यादातर शांति और सुरक्षा के लिए कार्यरत रहेगा, आगे आएगा। भारत सारे देशों के साथ न्याय संगत और सामान्यजनक न्याय को बढ़ावा देगा। आगे बोला गया है आर्टिकल 51 में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को बढ़ावा देगा। और लास्ट वन है कि भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का निपटारा सामंजस्य से हो। चलिए देखते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का महत्व क्या है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में बड़ा कौन है? इसका दिलचस्प मामला हमें देखने को मिलता है चंपाकन दोराई चंद्र 1951 के मामले में। यह मद्रास की एक लड़की थी। जब मेडिकल कॉलेज में मद्रास मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन के लिए जाती है तो वहाँ के कॉलेज द्वारा इनके एडमिशन को रद्द कर दिया जाता है, एडमिशन नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ जाति के आधार पर, जाति के बेसिस पर पहले से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू थी। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट में गई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा that compare to the direct principle of a state policy, the fundamental is better. Why? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हमने आर्टिकल 31 में धारा ए और धारा बी जोड़ा और इसके तहत हमने बहुत अलग अलग प्रावधान किए। वो अलग अलग प्रावधान क्या है? हमने उसमें कहा कि कुछ नियम कानून जो है न्यायपालिका से बाहर रहेंगे और उसको हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची आपको पता है, इसके पहले भी मैंने जिक्र किया है कि एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई भी कानून उसमें जुड़ने के बाद उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, संसद द्वारा कोई भी संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। बात आई 42वां संविधान संशोधन की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के विषय में कहा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में हमने सी जोड़ा और उसके तहत हमने यह प्रावधान किया कि सभी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में सभी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मान्यता दी जाएगी। मिल वर्सेस भारत संघ का मामला। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपनी बात को रद्द करते हुए, जो उन्होंने पहले प्रावधान करके रखे थे उसको काटते हुए कहा कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस पर पॉलिटिकल थिंकर ने अपने अलग अलग विचार दिए। एक पॉलिटिकल थिंकर तो यहाँ तक बोले, जे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में बात कहे कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि यह राज्य पर निर्भर करता है। आज हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे मुद्दे, उससे संबंधित मामले और आर्टिकलों को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे आर्टिकल 51 के ए के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, हमारे मौलिक कर्तव्यों की। तब तक आप सब बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।